जय हिंद बच्चे लोग, सब लोग ठीक हैं। चलिए, पॉलिटी में बच्चे हमारा कल कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? ओके, आर्टिकल 22 चल रहा था। ठीक है, आर्टिकल 22 देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। आर्टिकल 22 क्या बोल रहा था बच्चे? आर्टिकल 22 ये क्या था बच्चे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, इसमें बच्चे हमने लास्ट क्लास में क्या दो चीज देखा था। क्या देखा था बच्चे? एक तो अपराध से पहले, अपराध से पहले। दूसरा क्या देखा था बच्चे? अपराध के बाद, अपराध के बाद। ठीक है, अपराध के बाद को क्या बोला गया था? दंडात्मक, या इसको क्या बोलते हैं? पुनिटिव डिटेंशन, पुनिटिव डिटेंशन। ठीक है बच्चे, अपराध से पहले वाले को क्या बोला गया बच्चे? प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध, निवारक निरोध। ठीक है बच्चे, अभी हम देखते हैं अपराध के बाद। अपराध मतलब आपने यदि अपराध कर दिया है, ठीक है, उसके बाद इसमें तीन बातें बताई गई। पुनिटिव डिटेंशन दंडात्मक में तीन बातें बताई गई। क्या बच्चे? पुलिस आपको अरेस्ट करने से पहले, पुलिस आपको, आपने अपराध कर दिया है तो पुलिस आपको अरेस्ट करने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले क्या है? वारंट दिखाएगी। गिरफ्तार करने से पहले बच्चे क्या दिखाएगी? वारंट दिखाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद से गिरफ्तार करके ले गई, गिरफ्तार करके कहां ले जाएगी? थाने में। तो कहा गया है कि पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर क्या है? आपको जज या मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्या बच्चे? गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाएगा, आपको कारण बताएगा कि आपको इस चीज के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या है? थाने लेके गया, तो थाने में बच्चे आपको क्या है? 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको वो जज या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये 24 घंटा ओनली कब काउंट होगा? जब वर्किंग आवर चल रहा हो। मतलब मान के चलिए कि संडे पड़ गया, छुट्टी के दिन, तो वो 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। आपका जो ट्रेवलिंग टाइम है, टीटी टाइम जो लगेगा, वो भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से बच्चे क्या है? तीसरा, जो अपराधी व्यक्ति है, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, उसको क्या है? अपने मनपसंद का वकील रखने का अधिकार है। मनपसंद का क्या है? वकील रख सकता है, एडवोकेट। ठीक है, समझ में आया? पुलिस आपको गिरफ्तार करने से पहले आपको वारंट दिखाएगी। वारंट का मतलब क्या होता है? कारण, मतलब किस कारण से आपको गिरफ्तारी की जा रही है। ठीक है, एफआईआर की कॉपी दिखाएगी आपको कि आपके ऊपर एफआईआर हुआ है। गिरफ्तार करने के बाद क्या है? 24 घंटे के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट जज या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ठीक है, उसके बाद से जो आपराधिक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो क्या है? अपने मनपसंद का वकील रख सकता है। ठीक है बच्चे, और इसमें क्या क्या कर सकती है पुलिस? आपसे इंट्रोगेशन कर सकती है, आपसे पूछताछ कर सकती है। इंट्रोगेशन में क्या होता है बच्चे? पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है। ठीक है, कभी कभी पुलिस क्या है? कस्टडी में ले लेती है। ठीक है, यहाँ पे पुलिस और क्या कर सकती है? इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ। आपको पुलिस क्या है? थाने में बुलाएगी। जैसे दो पक्षों में मारपीट हो गया, थाने में बुलाएगी, आपसे पूछताछ करेगी कि हाँ कैसा हुआ, क्या हुआ। ठीक है, दो चार गाली गलौज करके आपको भेज देगी। पूछताछ में कुछ ज्यादा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आता है कस्टडी बच्चे। कस्टडी थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। कस्टडी में क्या होता है बच्चे? जैसे पुलिस को पता चल गया कि आपसे खतरा है, या शक के आधार पर आपको पुलिस कस्टडी में ले लेगी। आपने देखा था किसान वाले में, किसान का मामला जब चल रहा था, तो वहां पे प्रियंका गांधी वाड्रा को कस्टडी में ले लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था। इसमें क्या किसी वारंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि शक हो गई पुलिस को कि आपकी वजह से दंगा भड़क सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पुलिस आपको कस्टडी में ले लेगी। कस्टडी का मतलब कि आपको जेल में नहीं भेजा जाएगा, 2-4 घंटे के लिए हिरासत में लेके मामला शांत होने तक आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, और क्या क्या हो सकता है बच्चे इसमें बताइए? पुलिस अरेस्ट, इसमें पुलिस अरेस्ट भी करती है। ठीक है, फिर वही बात, अरेस्ट में क्या है? यदि आपका क्राइम बड़ा है, क्राइम आपका बड़ा, आपने किसी का मर्डर कर दिया है, तो पुलिस आपको सीधे क्या है? अरेस्ट करेगी। लेकिन इसमें भी क्या है? अरेस्ट करने के 24 घंटे में आपको क्या करना है? वही डिस्ट्रिक्ट जज या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जज आपको यहाँ पे 3 चीज कर सकता है, या तो यहाँ पे आपको जमानत दे सकता है, ठीक है, या आपको यहाँ पे बेल दिया, या पुलिस रिमांड में भेज सकता है। पुलिस रिमांड, या तो जमानत दे देगा, या पुलिस रिमांड में भेज देगा, या जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। जुडिशियल कस्टडी में देखिए, जमानत में क्या है?
जज साहब बैठे रहेंगे चैम्बर में, आपका केस स्टडी करेंगे। अच्छा ठीक है, केस आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, केस मतलब आपका हल्का फुल्का क्राइम है, तो उस केस में क्या है, जज आपको यहाँ पे जमानत भी दे सकता है। ठीक है, पुलिस क्या करती है, पुलिस रिमांड मांगती है, बोलती है जज साहब से कि हम इस व्यक्ति को अपने कस्टडी में लेके जाना चाहते हैं, अपने रिमांड में लेना चाहते हैं, ताकि हम सबूत और साक्ष्य को इकट्ठा कर सकें। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, जब क्राइम ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है तो जज साहब क्या करते हैं, अपराधी को अपने अंदर ले लेते हैं, अपने अंदर लेके क्या करते हैं, जेल भेज देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल कस्टडी। समझ में आया, या तो जमानत मिल जाएगा उसको, या पुलिस रिमांड, या जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल भेज देना। पुलिस रिमांड मैक्सिमम 14 दिन के लिए हो सकता है बच्चे। पुलिस रिमांड कितना दिन के लिए हो सकता है, मैक्सिमम 14 दिन के लिए। ठीक है, तो आपको क्या है बच्चे, इससे पहले कि आप अरेस्ट हो, आपको क्या है, सबसे अच्छा फायदा क्या है, आप अग्रिम जमानत लेके आ जाइए। जैसे मान के चलिए आपको पता चल गया कि आपसे क्राइम हो गया है, आपके ऊपर FIR हो गई है, आप सीधे भाग के कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में किसी वकील को पकड़िए। इससे पहले कि दूसरे पक्ष का वकील वगैरह आए, आप अपना जाके जज साहब के सामने हाजिर लगाइए, बोलिए कि हमारे ऊपर ये FIR दर्ज हो गई है और हम बेकसूर हैं। तो जज आपके स्टडी करेगा और वहाँ पे क्या है, 2 गारंटर को बुलाएगा, 2 गारंटर लेगा और कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कराएगा। ठीक है, और आपको अग्रिम जमानत दे देगा। अच्छा ठीक है, मान ली जमानत मिल गया और आप भाग गए, तो ये जो 2 लोग ने जो गारंटर बने, जो 2 बेलर बने हैं उनके, फिर पुलिस उनको पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइन किया था उस टाइम पे कि उन्होंने ये गारंटी लिया था कि ये बंदा नहीं भागेगा, ये बंदा यहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा हुआ था बच्चे, एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, देखिए एक इटली का जहाज था बच्चे। ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया, इटली का जहाज था, उसको क्या केरल में एंट्री करना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जहाज ऐसे आ रहा था, यहाँ पे हमारे 2 मछुआरे थे जो इटली के जहाज के चपेट में आके इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो इटली के नाविकों पे क्या है, धारा 302 मतलब मर्डर का चार्ज लगा था। ठीक है, और इनको क्या हिरासत में ले लिए गए, इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद क्या हुआ, 25 दिसंबर का दिन था। ठीक है, क्रिसमस का दिन था, तो उनका जो एम्बेसडर, उनका जो राजदूत हमारे यहाँ बैठता है, उसने पेटिशन डाल दी कि हम इसके गारंटर बनते हैं, इनको क्रिसमस मनाने के लिए इटली भेजा जाए। जो यहाँ पे 2 बंदों को पकड़ा गया था, 2 बंदों को जेल डाला गया था। ठीक है, तो हमारा जो एम्बेसडर है बच्चे, उसने क्या है, वो गारंटर बन गया, बेलर बन गया। उसके तहत पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 कैदियों को रिहा कर दिया, जमानत दे दिया कि ठीक है आप क्रिसमस मनाने चले जाइए। जैसे ही दोनों बंदे, दोनों नाविक इटली पहुंचे, फिर वहां से आने में मना कर दिया उन्होंने कि बोला हम अब नहीं आएंगे। अच्छा, इस केस में क्या होता है, जब उन्होंने मना कर दिया तो अदालत किसको पकड़ेगी, बेलर को। ठीक है, बेलर को। बेलर कौन था बच्चे, इटली का एम्बेसडर। ठीक है, अभी जैसे पुलिस गिरफ्तार करने गई तो राजदूत ने क्या बोल दिया कि भैया आपने जिनेवा संधि नहीं पढ़ा है। देखिए, जिनेवा संधि के तहत किसी भी देश के राजदूत को आप जेल में नहीं डाल सकते, किसी भी देश के राजदूत को आप हिरासत में गिरफ्तार, अरेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी चूक हो गई थी, समझ में आया, क्योंकि जिनेवा संधि के तहत आप किसी भी देश के राजदूत को या एम्बेसडर को जेल में या कस्टडी में नहीं ले सकते। समझ आया बच्चे? ठीक है, तो अपराध यदि आपसे हो गया, अपराध के बाद क्या था, पहला गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटे में आपको जज के सामने पेश करना पड़ेगा। जो अरेस्ट व्यक्ति है उसको अपने मनपसंद का वकील रखने का अधिकार है। ठीक है बच्चे, ये हो गया अपराध के बाद। अभी देखते हैं आर्टिकल 22 के, ये 3 हो गया। आर्टिकल 22 के चौथे में क्या बोलता है, और चौथे में बोलता है बच्चे निवारक निरोध। निवारक निरोध मतलब अपराध से पहले निवारक निरोध कानून। समझ में आया? देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 22 के 4 में बोला गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको क्राइम करने से, अपराध करने से बचाना, इसका मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, व्यक्ति को क्या है, शक के आधार पर, यदि पुलिस को शक हो गई, गवर्नमेंट को शक हो गई कि इस व्यक्ति से हमको खतरा है या ये समाज को खतरा है, तो फिर क्या करेगी, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत निवारक निरोधक कानून लगाकर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेगी, हाउस अरेस्ट कर सकती है, नजरबंद कर सकती है। समझ में आया? जैसे इसमें क्या बच्चे, किसी भी वारंट की जरूरत नहीं है, किसी भी वारंट की जरूरत नहीं है, किसी कारण बताने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाएगी और आपको उठा लेगी। इसमें किसी वारंट की जरूरत नहीं है और आपको 24 घंटा भी नहीं रखेगा, सीधे सीधे कितना, मैक्सिमम 3 महीने तक रख सकता है, मैक्सिमम 3 माह। समझ में आया? देखिए, एक अभी यूपी गवर्नमेंट में एक हुआ था, डॉक्टर काफिल खान थे। ठीक है, उनको गवर्नमेंट ने क्या किया,
प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उठवा लिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन, उनको ये रीजन दिया गया कि आप जो भाषण देते हैं उससे समाज में डर का माहौल हो गया है, और इसके तहत उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको 8 महीने कंटिन्यू जेल में रख दिया उनको। समझ में आया? देखिए मैक्सिमम 3 माह रह सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर कफील खान का 3 महीने कंप्लीट हुआ था बच्चे, तो पुलिस क्या बोली, पुलिस को 3 महीने बाद इसको छोड़ना ही है, तो गवर्नमेंट से बोली कि इनका 3 महीना कंप्लीट हो गया है। तो फिर क्या है, गवर्नमेंट ने बोला इनका 3 महीना और बढ़ा दें। तो इस केस में क्या होता है, राज्य सरकार को लिखित रूप से देना पड़ता है बच्चों कि इसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत 3 महीना और बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे क्या है, राज्य सरकार लिख के दे दी, तो इनका कितना हो गया, 6 महीना हो गया, और 2 महीना कोरोना की वजह से लेट हो गया। तो टोटल 8 महीना इनको क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बिना किसी वारंट के, बिना किसी कारण बताए इनको अंदर कर दिया था। ठीक है, अब जैसे जब सुनवाई हुई तो कोर्ट से फटकार मिली राज्य सरकार को, और इनको रात को 1:30 बजे रिहा कर दिया गया था। समझ में आया बच्चे? तो इसमें क्या, मैक्सिमम 3 महीने के लिए आपको बिना रीजन बताए आपको हाउस अरेस्ट या नजरबंद कर सकती है। ठीक है, समझ में आया? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको अपराध से बचाना है। देखिए बच्चों, आर्टिकल 370 जब लागू होने वाला था जम्मू में, उससे पहले क्या है, वहाँ के बड़े बड़े जो अलगाववादी नेता थे उन्होंने ये बयान देना शुरू कर दिया था कि जिस दिन 370 उठेंगी उस दिन लाशें बिछ जाएंगी। मतलब एक तरह से क्या, भड़काऊ बयान देने लगे थे। ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट ने, जो अभी मौजूदा रूलिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उन सभी बड़े बड़े नेताओं को क्या है, हाउस अरेस्ट कर दिया था, नजरबंद कर दिया था। नजरबंद बच्चे क्या होता है, आपको समाज से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह सब कट कर दिया जाएगा। समझ में आए बच्चे? सेम ऐसे ही कहानी एक बताया था आपको, पिछले क्लास में बताया होगा कि जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, रथ यात्रा लेकर निकले थे बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए। ठीक है, तो उनको बिहार के मुजफ्फरपुर में अरेस्ट कर लिया गया था, और वहां से उनको कलकत्ता के होटल में नजरबंद कर दिया गया था। ठीक है बच्चे, समझ में आया? चलिए, अभी तक क्या है बच्चे, कई सारे निवारक निरोध कानून बने हैं। अभी तक कितने, बहुत सारे निवारक निरोधक कानून बनते रहे हैं और खत्म होते रहे, जिसमें से एक था बच्चे, पहला क्या कानून था डिटेक्शन निरोधक कानून में, पहला था बच्चे पीडी एक्ट, मतलब प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950, मतलब निवारक निरोध अधिनियम 1950। ठीक है, इसको क्या है बच्चे, इसको 1950 में लागू किया गया था, इसको 1950 में लागू किया गया, लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा होने लगा तो इसको वापस बंद भी कर दिया गया। ठीक है, अगला अपना जो निवारक निरोधक अधिनियम बना था, वो कौन सा बना था, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, एक कब बना था बच्चे, 1971 में, 1971 में बना, और 1977 में इसको खत्म कर दिया गया था, 1977 में इसको खत्म भी कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला निवारक निरोधक कानून कौन था, तो मीसा क्या होता है बच्चे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून का मिसयूज ना इमरजेंसी के दौरान बहुत हुआ था। उस टाइम पे क्या है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी ने क्या है, हर बड़े नेताओं को मीसा एक्ट के तहत जेल में डाल दिया था। ठीक है, और चुनाव जीत गई थी। ठीक है, इसका दुरुपयोग इतना हुआ कि बहुत ही जल्दी इसको बंद करना पड़ा। 1971 में लागू हुआ था और 1977 में इसको बच्चे बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से एक एक्ट है टाडा, TADA, टाडा मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट। एक कब लागू हुआ था बच्चे, 1985 में, 1985 में लागू हुआ था। ठीक है, और इसको 1995 में खत्म भी कर दिया गया था, 1985 में इसको खत्म कर दिया गया था। देखिए टाडा एक्ट बच्चे आपने देखा होगा संजय दत्त के ऊपर लगा हुआ था। ठीक है, संजय दत्त के ऊपर लगा हुआ था। संजय दत्त की क्या गलती रही थी बच्चे, जो उनका ड्राइवर था ना बच्चे, संजय दत्त को क्या हथियार रखने का शौक था। ठीक है, वो हथियारों से प्रेम करते थे, लेकिन वो क्या है, एक मतलब उनकी छवि टेररिस्ट वाली नहीं थी, वो कभी मतलब गलत काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन कानून तो कानून होता है, कानून सबके लिए इक्वल है। ठीक है, तो उसने क्या, एक उनका जो ड्राइवर था वो बोला था कि एक बहुत ही अच्छा गन लेके आया हूँ, बोला ठीक है रख दे गैराज में, बाद में देखेंगे। ऐसे ऐसे 2 दिन हो गया, 2 दिन बाद क्या हुआ, ये खबर मीडिया में फैल गई और मीडिया वाले ने फोटो छाप दिया। ठीक है, तो संजय दत्त को टाडा एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, अभी वो फिलहाल पेरोल पे हैं। पेरोल पे मतलब क्या है, देखिए एक तो जमानत होता है और एक पेरोल होता है। पेरोल का मतलब ये होता है बच्चे कि जो संजय दत्त के जो वकील हैं वो क्या है, जज के पास बोले होंगे कि भैया
इस व्यक्ति की जो छवि है वो टेररिस्ट की नहीं है। आप इसकी हिस्ट्री चेक करिए, इसकी छवि जो है टेररिस्ट की नहीं है, लेकिन ये यदि बाहर जाएंगे तो सामाजिक कार्य कर सकते हैं। मान के चलिए मैं हूं तो मेरे ऊपर टाड़ा लग गया, टाड़ा लग गया तो क्या है, लेकिन मैं क्या है, मेरे को जैसे जेल होगा तो आप बच्चों के क्या है फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा, आपको पढ़ाएगा कौन फिर। तो उस टाइम पे क्या है, जज ये सोचता है कि ठीक है इसकी छवि जो है ये टेररिस्ट की तो नहीं है, इसको पेरोल पे छोड़ दें ताकि ये बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, तो संजय दत्त फिलहाल पेरोल पे बाहर हैं। ठीक है, तो ये टाडा एक्ट ये भी बहुत खतरनाक एक्ट था। ठीक है, ये 1985 में शुरू हुआ और ये 1995 में इसको खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद से बच्चा आता है पोटा एक्ट। पोटा क्या होता है बच्चे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ठीक है बच्चे, ये कब शुरू हुआ था, ये 2001 में शुरू हुआ था, 2001 में शुरू हुआ और 2004 में खत्म कर दिया गया। देखिए इसमें क्या है, ये खत्म क्यों हो जाते थे, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने लगता था। अभी देखिए निवारक निरोध कानून के लिए आपको किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो आपको वारंट की जरूरत है नहीं। ठीक है, बिना बताए आप 3 महीना तक उसको जेल में रख सकते हैं, समझ में आया। तो इन कानूनों का इतना ज्यादा मिसयूज होने लगा कि इसको बहुत जल्दी इसको बंद करना पड़ गया था। ठीक है, अभी के दौर में जो मौजूदा वक्त में जो चालू कानून है कौन कौन सा है बच्चे, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रासुका, इसको रासुका बोलते हैं। ठीक है, रासुका। देखिए ये बहुत ही खतरनाक कानून है, ये 1980 में लागू हुआ था बच्चे और अभी भी चल रहा है। NSA जो है 1980 में स्टार्ट हुआ था और आज भी चल रहा है। NSA जिसके ऊपर लग गया बच्चे, ये मान के चलिए कि उसका 90% पुलिस इनकाउंटर कर देती है, 90%, समझ में आया। और एक होता है यूएपीए में क्या है, इनकाउंटर नहीं होता है, उसमें टेस्ट ट्रायल चलता है। लेकिन रासुका जिसके ऊपर लग गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसका 90% क्या है, पुलिस इनकाउंटर कर देगी। ठीक है, यूपी के केस विकास दुबे का नाम सुना होगा, उसके ऊपर क्या है, NSA लग गया था, रासुका एक्ट लग गया था। ठीक है, तो रासुका एक्ट जैसे लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, पुलिस के सामने थाने में नहीं जाना, सीधे आपको कोर्ट में जाना है। कोर्ट से जाने पे आपको थोड़ा सा रहम मिल जाता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि पुलिस चाह दी तो चाहे आप कहीं चले जाइए, लास्ट में आपको जज कहाँ भेजते हैं, पुलिस के पास ही भेजेंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे खतरनाक एक्ट कौन सा है, NSA, रासुका। समझ में आया बच्चे। चलिए अभी देखते हैं बच्चे आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 क्या बोलता है बच्चे, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 23 में बोला गया है बच्चे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहां से कहां तक है बच्चे, ये 23 और 24। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल 23 में बच्चे, आर्टिकल 23 में क्या क्या बोला गया है, आर्टिकल 23 में बोला गया है कि आप मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, मानव तस्करी नहीं कर सकते। समझ में आया। दूसरा क्या बोला बच्चे, आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, बलात्श्रम नहीं कर सकते, बलात्श्रम। ठीक है, चौथा क्या बच्चे, आप बेगारी नहीं करा सकते किसी से। पांचवा क्या बच्चे बताइए, आप बधुआ मजदूर नहीं रख सकते, बधुआ मजदूर, बधुआ मजदूरी आप नहीं करा सकते। ठीक है, समझ में आया। अब एक एक करके समझते हैं बच्चे। मानव तस्करी क्या है, तो देखिए पहले के जमाने में क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चों को चुरा के आदमी बेच देता था। हालांकि आजकल बहुत कम हो गया, आजकल कहीं कहीं सुनने को मिलता है। पहले क्या होता था, बच्चे को उठाया और कहीं बेच दिया, फिर बाद में उसका क्या करता था, हाथ पैर काट के उससे स्टेशन वगैरह पे भीख मंगवाता था, या कहीं किडनी बेच दिया या कहीं कुछ हो जाता है। तो आज के डेट में बच्चे मानव तस्करी आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 23 के तहत मानव तस्करी पे रोक लगा दी गई। समझ में आया बच्चे, मानव तस्करी पे रोक। समझ में आया बच्चे, आर्टिकल 23 के तहत आप मानव तस्करी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद से क्या है, दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार के क्या है बच्चे, जैसे आप 10 लड़के कहीं एक साथ खड़े हैं और कोई अकेला है तो उसके साथ आप मजाक कर देंगे, उसकी बेइज्जती कर देंगे, तो आपको क्या है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। समझ में आया।
देखिए आज आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, और फिर वो जब लौटाता है ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के लौटाता है बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप क्या है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, समझ में आया। बलात् श्रम का मतलब क्या होता है बच्चे? बलात् मतलब जबरदस्ती की मजदूरी, बलात् मतलब जबरदस्ती, श्रम मतलब मजदूरी, मतलब आप जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करा सकते, ठीक है। मान के चलिए आपके घर में कोई मजदूर आया है 10 से 5 पे, मतलब सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक काम करना है, और हो सकता है आपका 10 बजे से 5 बजे तक आपका काम कंप्लीट ना हुआ हो, तो उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया थोड़ा सा और काम बचा है उसको कर दीजिए, लेकिन जबरदस्ती आप उससे मजदूरी नहीं करा सकते, समझ में आया। जबरदस्ती मजदूरी नहीं करा सकते, रिक्वेस्ट बेसिस पे यदि कर दिया तो वेल एंड गुड, और नहीं तो आप उससे जबरदस्ती करा रहे हैं तो आप पनिशमेंट के पात्र हैं, ठीक है। ये अपराध है, मतलब बलात् श्रम, किसी से बलात् श्रम नहीं करा सकते। ये क्या कौन आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 23, ठीक है। बेगारी, बेगारी क्या बोलता है बच्चे? आप बिना पैसे के, बिना वेतन से आप किसी से काम नहीं करवा सकते, या बिना अनुचित पैसे दिए आप किसी से काम नहीं करा सकते। मान के चलिए कि आप एक रिक्शा पकड़ लिए और आप स्टेशन चले गए, स्टेशन पर जाते उसको 2 रुपये पकड़ा दिया, तो ये क्या है? उसको अनुचित पैसा दिया आपने, ठीक है। तो कहने का मतलब बिना पैसे के या अनुचित पैसे से आप बेगारी नहीं करा सकते। बधुआ मजदूरी देखिए क्या होता है बच्चे। मान के चलिए आप किसी साहूकार से या किसी जमींदार से या किसी बड़े आदमी से आपने पैसा लिया, ठीक है, तो उस पैसे का ब्याज ना लगे इसके लिए क्या होता है, आप उसके घर पे काम करने लग जाते हैं, ठीक है। गांव वगैरह में आज भी देखा होगा आपने, जो बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ जो थोड़े से आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के लोग हैं वहां काम करने जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो लोग पैसा लिए होते हैं और पैसे का इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो लोग उनके घर जाके काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनका ब्याज ना बढ़े। तो इस बधुआ मजदूरी पे आर्टिकल 23 क्या है? रोक लगा दिया है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 में किस किस चीजों को खत्म किया? मानव तस्करी नहीं कर सकते, आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, आप बलात् श्रम नहीं कर सकते, मतलब जबरदस्ती की काम किसी से नहीं करा सकते, बेगारी नहीं करवा सकते, ठीक है, बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, समझ में आया बच्चे। लेकिन बट ये 23 के पहले में था, ठीक है, लेकिन 23 के सेकंड में क्या बोला गया बच्चे, कि जब राष्ट्रहित की बात हो, राष्ट्रहित, जब राष्ट्रहित की बात हो या आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति हो, तो आपसे बलात् श्रम भी कराया जाएगा और बेगारी भी कराई जाएगी, समझ में आया। आर्टिकल 23 के पहले में क्या बोला कि आपसे बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती की मजदूरी नहीं कराई जाएगी और आपसे बेगारी भी नहीं कराई जाएगी, लेकिन वहां पे एक अपवाद भी जोड़ दिया कि राष्ट्रहित, राष्ट्रहित मतलब देश सेवा की जब बात हो या आपातकाल मतलब युद्ध की जब स्थिति हो, तो उस स्थिति में आपसे जबरदस्ती काम भी करा लिया जाएगा और आपको बिना पैसे के भी मजदूरी कराई जा सकती है। मान के चलिए आप किसी सेना में कार्यरत हैं, ठीक है, और युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध लगा हुआ है, तो आपको काम कराने पे आप बोल सकते हैं कि भैया आर्टिकल 23 के तहत मैं जबरदस्ती काम नहीं करूंगा, तो वो आपको ये पढ़ा देगा आर्टिकल 23 का सेकंड, बोला जब राष्ट्रहित और आपातकाल की बात है तो बेटा आपको काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जबरदस्ती काम करना पड़ेगा, समझ आए बच्चे। चलिए अभी आर्टिकल 24 देखते हैं। आर्टिकल 24 पे क्या है बच्चे? बाल श्रम पे प्रतिबंध, बाल श्रम पे क्या है? प्रतिबंध लगा दिया गया। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 पे क्या है? बाल श्रम नियोजन, बाल श्रम नियोजन। इसमें क्या है बच्चे? इसमें यह बोला गया कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उनसे क्या है? खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा। बाल श्रम नियोजन मतलब 14 साल से कम के बच्चों से कोई खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। खतरनाक काम में क्या क्या हो सकता है बच्चे? जैसे आपसे खदान में काम नहीं कराया जाएगा, खदान मतलब माइनिंग का काम, समझ में आया। आपने KGF मूवी देखी है, KGF, वहां पे क्या है? खदानों में मारपीट के काम कराया जाता है, ठीक है, तो आपसे ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जो काम डेंजर हो, समझ में आया। बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी आपसे। आर्टिकल 24 में क्या बोलता है? आर्टिकल 24 में बोला है बाल श्रम नियोजन पर प्रतिबंध।
आर्टिकल 24 में क्या है, बाल श्रम नियोजन पर प्रतिबंध। इसमें बच्चे कहा गया कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, 14 साल से जो कम के बच्चे हैं उनसे खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा। जो भी बच्चे 14 साल से कम है, 14 वर्ष से कम के बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा। खतरनाक काम में क्या क्या हो सकता है बच्चे बताइए, खतरनाक आप बताइए, खतरनाक काम में क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, मतलब आपसे क्या, फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जाएगा। फैक्ट्री मतलब कारखाना, किसी भी फैक्ट्री में आपको काम नहीं करवाया जाएगा। समझ में आया? यदि आपकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो आपसे बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता है, मतलब बाल श्रम पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो आपसे फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, खाद्यान्न में काम नहीं कराया जा सकता है। ये सब काम कौन सा बच्चे, खतरनाक, डेंजरस काम है, इससे आपसे डेंजरस काम नहीं कराया सकता है। तीसरा कौन सा होता है, डेंजरस काम कैसा हो सकता है बच्चे, खतरनाक। मान के चलिए किसी फैक्ट्री में पटाखा बन रहा हो तो क्या है, डेंजरस काम है। कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पोल पे काम करना हो वो भी क्या है, डेंजरस काम है। तो इसमें आर्टिकल 24 में यही बोला गया है कि बाल श्रम नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब 14 साल से कम के बच्चे हैं आप तो आपसे ये सब काम नहीं कराया जा सकता। आपको फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, आपसे माइनिंग का काम मतलब खदान में काम नहीं करवाया जा सकता है, और अन्य कोई भी डेंजरस काम, जो काम डेंजर है वो काम आपसे नहीं कराया जा सकता है। समझ आए बच्चे? चलिए टाइम हो गया है, चलिए आगे क्लास कल करेंगे बच्चे। जय हिंद।